नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सीरीज हमने चालू की है, अभी केमिस्ट्री की चालू है, उसके बाद बायोलॉजी यानी उसमें जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स सबकी सीरीज आएगी, सबके क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लेना। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो सबसे पहले बायोगैस को हम बोलते हैं गाइस, गोबर गैस भी बोलते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है CH4 यानी मीथेन। अब बाकी के भी कॉन्स्टिट्यूएंट हमें पता होना चाहिए, कभी कभी पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में बायोगैस में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो बायोगैस में गाइस CH4, CO2, H2, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये कंटेंट होते हैं। अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन होता है 55 to 65% मीथेन होता है। 35 to 45 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 जो है वो ये होते हैं, ये तीन, H2S, N2 और H2O। नोट्स बनाते चलिए, नोट्स लिखते चलिए, तभी इसका जो है वो फायदा होगा। ये 0 to 3% और ये ऑक्सीजन जो है वो भी 0 to 3% होता है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो होता है 55 to 65 मीथेन का, और इसीलिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हम बोलते हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बायोगैस में क्या होता है, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन, एस्पिरिन का नाम तो आपने सुना होगा, ये टैबलेट होती है, ठीक है। एस्पिरिन एडवर्टाइज में आपने बहुत इसका नाम सुना होगा, पर केमिकली इसको क्या बोलते हैं ये आपको पूछा जाता है कि केमिकली इसको क्या बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड। तो एसिटिक सैलिसिलिक एसिड जो है वो इसको बोला जाता है। अगर इसको दूसरा नाम भी है वो भी आपको पता होना चाहिए, नोट्स बनाते चलिए। दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, इसका दूसरा नाम है 2-एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी इसको बोला जाता है। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। इसको एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड भी बोला जाता है या फिर 2-एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है C9H8O4, और फुल फॉर्म में अगर हम लिखने की कोशिश करें पूरा अगर, तो इसको लिख सकते हैं CH3COOC6H4COOH, ठीक है। इतना ध्यान में नहीं भी रहा तो जितना ध्यान में रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करना। फॉर्मूला अगर नहीं भी रहा तो इतना तो जरूर याद रखना कि एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है या फिर 2-एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो बोला जाता है, और लिख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा होता है, तो वो होता है गाइज ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गाइज, वो 65% होता है। और कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट, तो देखिए 99% की अगर मैं बात करूँ तो 99% में आता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो इतने सारे एलिमेंट जो है वो हमारे बॉडी में 99% तो है, तो यही कवर कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन यानी 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है यानी हम उसको इथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो जो मिक्सचर है वाटर का और अल्कोहल का कैन बी सेपरेटेड बाय, तो अगर हमने मिक्सचर बनाया उसको हमको सेपरेट करना है। इस मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना है तो किस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए गाइस यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन, ठीक है। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट यानी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो इन बॉइलिंग पॉइंट अलग होने के हिसाब से इन दोनों को अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। और अगर हम डीप में उस क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन सा डिस्टिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो ये अल्कोहल एंड वाटर जो है वो सेपरेट किया जाता है। डिस्टिलेशन ही होता है, बट डिस्टिलेशन में जो प्रोसेस होती है उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे अल्कोहल और वाटर को क्या है हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय, देखिए एसिड रेन जो है वो मेनली किस पोल्यूशन की वजह से होते हैं, तो ये होता है गाइज मेनली ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये मेन पोल्यूशंस होते हैं जो एसिड रेन को कॉज करते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रेन को हम एसिड रेन कब कहते हैं, जब उसकी पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन को समझिए, जो रेन होता है, रेन तो हमेशा बारिश तो हमेशा ही होती है, पर वो जो रेन है वो एसिड रेन में कब कन्वर्ट होता है, यानी उस रेन की
पीएच वैल्यू से हम ये डिटरमाइन लगा सकते हैं कि वो रेंज जो है वो एसिड रेन है या फिर नॉर्मल रेंज है। उसके लिए हम पीएच का यूज करते हैं। तो उस रेन की पीएच कितनी होनी चाहिए तब हम कहेंगे कि वो रेंज जो है वो एसिडिक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब बिलो 5 उस रेन की पीएच होती है, बिलो 5 उस रेन जिस रेन की पीएच होती है उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। पीएच यानी क्या होता है, देखिए कोई भी सॉल्यूशन है या फिर रेन है, ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो इसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस रेंज पीएच का। पीएच की रेंज भी पूछी जाती है, तो पीएच की रेंज होती है 0 to 14। 0 से 6.9 तक ये एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 7.1 से 14 तक जो है वो ये बेसिक होता है यानी अल्कलाइन होता है। और जब रेन की पीएच बिलो 5 होती है, बिलो 5 यानी 5 से भी नीचे होती है, तो उसको बिलो 5 का मीनिंग होता है 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अगर बिलो 5 होती है तो उस वाटर को, उस रेन को हम क्या कहेंगे, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिग्रेड कर सकते हैं, यानी उसका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में जो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्शन नहीं कर सकते उसको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक हो गया, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका कन्वर्जन ही नहीं होता, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पर गाइज अगर हम पेपर की बात करें तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा पेपर। पेपर क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। क्यों है, क्योंकि पेपर जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका देखिए, अगर आपने पेपर को ज़मीन के अंदर 6 महीने के लिए अगर गाड़ के रखा तो वो कंपोस्ट हो जाएगा, उसका खत बन जाएगा, तो ये बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। एक क्वेश्चन और पेपर के बारे में पूछा जाता है गाइज कि पेपर जो होते हैं ना वो कुछ दिनों के बाद ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। अगर सफ़ेद पेपर भी है और आप रख दोगे तो वो ब्राउनिंग कलर का हो जाता है। तो पेपर ब्राउन कलर का क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज। पेपर किससे बनता है, तो सेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोज का ऑक्सीडेशन होता है और इसीलिए पेपर जो है वो कुछ दिनों के बाद ब्राउन कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। देखिए अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो सबसे पहले समझिए कि वो क्या होता है, शॉर्ट में समझेंगे। देखिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर होती है जिसमें मेनली होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब जो सन से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये इसेंशियल भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब सन से रेडिएशन निकलती है और अर्थ पे आती है, ये अर्थ पे आ गई, तब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इसीलिए ये ग्रीन हाउस गैसेस से निकल के चले आते हैं, ठीक है। और ये गाइस जब वापस जाते हैं तो क्या होता है, मान के चलो कि 100% यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से जो है वो 60% जो है वो वापस चले जाते हैं और 40% जो है वो पृथ्वी पे फिर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। यानी 60% तो इस लेयर के बाहर चले गए, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए, और बचे 40% ये फिर से पृथ्वी पे वापस आ गए। तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर मान के चलो कि 40% 30% मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये है ग्रीन हाउस गैसेस का कमाल। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते तो जैसे ये आते वैसे वापस चले जाते, तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो पाता, समझ रहे हैं आप। पर ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर बढ़ती जा रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं 100%, अब इनकी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो ये अंदर आ गए, पर ये इसकी लेयर बढ़ने की वजह से ये 60% बाहर जाना चाहिए, तो ये 40% ही बाहर जा रहे हैं और 60% जो है, मान एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये नीचे रह रहे हैं, तो पृथ्वी का टेम्परेचर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जा रहा है और उसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इमिशन जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स हमारी व्हीकल्स है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, तो इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस की है वो बढ़ रही है। और ये बढ़ने की वजह से कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू द प्रेजेंस ऑफ
एक्सेस अमाउंट में क्या होता है, तो एक्सेस अमाउंट में होता है कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, बाकी तो मीथेन भी होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, तो मेन क्या होता है, मेन होता है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड, और शॉर्टकट में ये समझाने की कोशिश भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, देखिए क्लोरोफॉर्म हम सूंघते ही बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि आदमी जो है वो बेशुद्ध हो जाता है, तो जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन करते हैं तो एनास्थेसिया देते हैं, तो बेहोश करते हैं पेशेंट को, तो जो क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक, यानी जो बेहोश करने की दवा होती है उस तरह हम क्लोरोफॉर्म को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये गाइस यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मिलते हैं, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और ऐसी केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है, बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आएंगे जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपका पूरा केमिस्ट्री का बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।